बहुत सारे वीज़ा एप्लीकेशंस हैं, वो रिजेक्ट हो रहे हैं फैमिली विजिट वीज़ा के लिए। आज के इस वीडियो में कुछ कारण हैं जो मुझे लगता है हो सकता है, उसके बारे में डिस्कस करूँगा। ज़रूरी नहीं है कि आपका भी वीज़ा रिजेक्ट हो, आने वाले दिनों में शायद हो सकता है, तो ये वीडियो आप कंप्लीट देखिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए, एजुकेट कीजिए। मुझे भी आप एजुकेट कीजिए कमेंट में अपना एक्सपीरियंस लिख के। सऊदी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए इंडिया में 2 मिशन हैं, एक है दिल्ली में, एक है मुंबई में। अब दिल्ली में ही ये मेजर कंसर्न है कि बहुत सारे ऐसे पासपोर्ट्स हैं जो आपके घर रिटर्न कर दिए जा रहे हैं, उसमें एक रिफंड फॉर्म डाल के, और आपको पता नहीं है कि ये सारी चीज़ क्यों है। अगर आपका पासपोर्ट रिटर्न आ गया है रिफंड फॉर्म के साथ में और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करा था वो वापस आ गया, तो आप ये मान के चलिए कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। उस समय आपको नहीं पता चलेगा कि वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ है, क्या कारण है, कभी भी नहीं पता चलेगा। उसके लिए पता करने के लिए आपको वीएफएस, जो भी वीएफएस में आपने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करा था, उनको ईमेल कीजिए, उनको अपना मूफा नंबर दीजिए, पासपोर्ट दीजिए, उनको बताइए कि भाई मैंने इस दिन को अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करा था और आज मुझे पासपोर्ट मिला है, मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, या फिर व्हाट इज़ द इशू, प्लीज़ लेट मी नो द रीज़न। वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और रीज़न बताएंगे। जब रीज़न आपको पता चल जाएगा तो आप जब नेक्स्ट टाइम सबमिट करेंगे तो उस रीज़न को करेक्ट करेंगे। ये तो था कैसे हम अपना रीज़न पता करें। अब दूसरी बात कि क्या क्या कारण हो सकता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोगों में ये है कि हमने कल ऐसा करा था, या फिर दूसरे लोगों ने ऐसा पिछले बार करा था तो मैंने भी ऐसा करा। पिछले बार तो हो गया था, इस बार नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? ये प्रॉब्लम है। ज़रूरी नहीं है कि कल जो प्रोसेस था वही प्रोसेस आज भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। आपको आज का जो गाइडलाइन है उसे पालन करना है। ओके, तो जो आज का है उसी पे बिलीव कीजिए। अगर आप कल के वाले प्रोसेस पे ये डोमिनेंट होके प्रोसेस करेंगे कि भाई मैंने तो पिछली बार ऐसे ही करा था, इशू हो गया, इस बार भी करेंगे, है ना, तो फिर आप तैयार रहिए सरप्राइजेस के। सबसे पहला रीजन ये हो सकता है वीज़ा इनविटेशन का वैलिडिटी। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मैंने तो 6 महीने बाद वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करा था, वीएफएस वाले ने एक्सेप्ट कर लिया। वो दिन अलग थे और अब अलग है। अब जो वीज़ा इनविटेशन है उसका एक वैलिडिटी उन्होंने निर्धारित कर दिया है, 30 डेज। 30 डेज कब से शुरू होगा? जिस दिन से आपका वीज़ा डॉक्यूमेंट इशू हुआ है उस दिन से 30 दिन के अंदर ही अंदर आपका अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। ओके, कई बार ऐसे होगा कि आपका डॉक्यूमेंट 2 महीना हो गया, आप वीएफएस में गए, वीएफएस वालों को तो पैसे चाहिए वीज़ा एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने का, वो तो एक्सेप्ट कर लिए और आपको बता दिया कि भाई हम तो सबमिट कर देंगे लेकिन आपको डिक्लेरेशन साइन करना पड़ेगा। आपने बोला भाई डिक्लेरेशन साइन करने के लिए बोला, हमने कर दिया, तो वो क्या हुआ कि वहीं पे डिक्लेरेशन में ये लिखा हुआ रहता है अगर वीज़ा आपका इशू नहीं हुआ तो वो जिम्मेदार नहीं है। तो जब भी आपका यहीं पे आपका पहला भूल हो गया कि डॉक्यूमेंट का वैलिडिटी है ही नहीं और आप वीएफएस गए, क्यों? क्योंकि किसी का हुआ था, पिछले बार ऐसा ही हुआ था, कोई ऐसा करा था, वो आप भूल जाइए। जो गाइडलाइन है उसका पालन करिए। हो सकता है कि आप जाएंगे 2 महीने बाद, एक्सपायर होने के बाद हो सकता है इशू हो जाए, लेकिन हो ये भी हो सकता है कि रिजेक्ट हो जाए। जान के कि डॉक्यूमेंट एक्सपायर है तो ये उम्मीद रखना गलत है कि भाई मेरा वीज़ा एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके, तो वीज़ा डॉक्यूमेंट, जो वीज़ा डॉक्यूमेंट है, इनविटेशन है, उसका वैलिडिटी के दौरान ही आप क्या करेंगे? वीएफएस में जाएंगे और अपना वीज़ा डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। दूसरी बात, जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो उस समय हड़बड़ाइए नहीं। जब आप वीएफएस का अपॉइंटमेंट लेते हैं फैमिली विजिट वीज़ा का, तो उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहता है, पासपोर्ट कॉपी एप्लीकेंट का अपलोड करना रहता है, वीज़ा इनविटेशन अपलोड करना रहता है, आपको रिलेशनशिप प्रूफ अपलोड करना रहता है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहते हैं। कई सारे लोगों का रिलेशनशिप प्रूफ नहीं है, वो कुछ भी अपलोड करके बस सबमिट कर देते हैं। उस केस में भी वो एक फैक्टर हो सकता है आपका वीज़ा रिजेक्ट होने का, क्योंकि वो अपलोड हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही वो डॉक्यूमेंट, और जब वेरीफाई करेगा तो मिसमैच होगा, तो वहां पे कंट्राडिक्ट करेगा। हमारा डिपार्टमेंट है जो वीएफएस का अपॉइंटमेंट शेड्यूल करता है, उनको अच्छे से पता है कि क्या डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, क्या एक्सेप्टेंस होगा। उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। वो एक नॉमिनल सर्विस चार्ज है पर पासपोर्ट, वो लेके आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल किया जाता है। तो अपॉइंटमेंट शेड्यूल करते समय भी आप कुछ मिस्टेक करते हैं जो एक कारण हो सकता है आपका वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का। तीसरा बात, सबसे जरूरी बात,
रिलेशनशिप प्रूफ एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है, जो एक कारण है वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कोर्ट पेपर पे वो एक डिक्लेरेशन बनाते हैं और फिर उसको चैम्बर करवा लेते हैं, उसको मिनिस्ट्री ऑफ जो मिनिस्ट्री ऑफ ये है एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, मूफा है, उनसे चैम्बर करवा लेते हैं, कॉन्सुलेट सॉरी अटेस्टेशन करवा लेते हैं चैम्बर से और फिर सबमिट करते हैं उसे। वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, उसे मैरिज सर्टिफिकेट या फिर रिलेशनशिप प्रूफ नहीं माना जाएगा। रिलेशनशिप प्रूफ के लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता हो, जैसे कि निकाहनामा हो गया, आपका मैरिज सर्टिफिकेट हो गया जो आप अपने रजिस्ट्रार के ऑफिस से करते हैं, या फिर आपके पासपोर्ट में, दोनों के पासपोर्ट में जो स्पॉन्सर है और जो आपका एप्लीकेंट है, दोनों के पासपोर्ट में वो नेम करेक्टली लिखा हो, करेक्ट एंड कंप्लीट लिखा हो, इसके बारे में बोलूँगा करेक्ट एंड कंप्लीट के बारे में, तो उसी को रिलेशनशिप प्रूफ बोलते हैं। लेकिन आप बस कुछ भी अपलोड कर लेंगे, कुछ भी सबमिट कर देंगे तो वो एक कारण है। तो जो भी है मैरिज सर्टिफिकेट आप ध्यान दे के सुन लीजिएगा कि वो जो कोर्ट पेपर वाला होता है उस पर आप बिल्कुल भी सबमिट मत कीजिएगा। वीएफएस वाले एक्सेप्ट जरूर कर लेंगे लेकिन उसी का एक कारण जरूर होता है। ओके, ये बात हो गया रिलेशनशिप प्रूफ। अब रिलेशनशिप प्रूफ में आपको वीएफएस के वेबसाइट पे ये क्लियरली लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट कि कोई भी गवर्नमेंट इशू सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो अपोस्टाइल या तो अटेस्टेशन होना चाहिए। हमने ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट को अटेस्टेशन या अपोस्टाइल करा है मैरिज सर्टिफिकेट के लिए। जो मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर है उसमें सारे डिपार्टमेंट जो डील करता है उनका नंबर है, उनसे एक बार आप एडवाइस ले लीजिएगा। अगर आपको ऐसे डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन करना है तो वो भी करके आपको दे देंगे। और एक फैक्टर, जब भी हम वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने जाते हैं तो हम अपने आप को कन्विंस करते हैं कि भाई ये सही ही होगा। अगर मान लो एक अल्फ़ाबेट्स अगर नाम में मिसिंग है स्पॉन्सर का और जो एप्लीकेंट के पासपोर्ट में, तो हम अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं एक ही तो अल्फ़ाबेट मिसिंग है, एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। लेकिन वही एक अल्फ़ाबेट्स जो पूरा नाम को चेंज कर सकता है, एक अल्फ़ाबेट से नेम चेंज कर सकता है। तो इस चीज़ को कन्विंस मत कीजिए अपने आप को कि एक अल्फ़ाबेट्स अगर डिफरेंस है तो वो सही ही होगा। कई बार ओवरलुक हो जाता है। आप बोलेंगे कि पिछले बार तो वीज़ा इशू हो गया था, ओवरलुक हो गया होगा, क्या पता इस बार वो देख लिए तो रिजेक्ट कर देंगे। ओके, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको डाउट है, मान लो कई बार ये होता है कि एमडी लिखा हुआ रहता है स्पॉन्सर के पासपोर्ट में, लेकिन जो एप्लीकेंट है उनके पासपोर्ट में पूरा मोहम्मद लिखा हुआ रहता है। अब ये यूनिवर्सली नोन है कि एमडी मतलब मोहम्मद होता है ना। लेकिन कई बार वीएफएस वाले इसको भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि वो कहीं ये डिफिनेशन नहीं है कि एमडी मतलब मोहम्मद ही होता है। कई बार मोहम्मद में भी ईडी होता है, एडी होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो ये मोहम्मद एमडी और मोहम्मद पूरा लिखा हुआ है, तो एक बार वीएफएस को ईमेल करके आप चेक कर लीजिएगा क्या इज इट एक्सेप्टेबल फॉर यू। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर आप पासपोर्ट भी बनाते हैं तो ये भी आप क्लियरली लिखवाइएगा हर पासपोर्ट में। ओके, तो ये एक कारण हो गया, और मुझे नहीं लगता और दूसरा कोई कारण हो सकता है। बाकी और अगर आपको डॉक्यूमेंट का लिस्ट देखना है अपडेटेड वाला, तो वीएफएस के वेबसाइट में है, वहाँ पे जाइए, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लिखे हुए हैं, उसको आप अरेंज कीजिए। अगर मान लीजिए आपके पास 3 एप्लीकेंट है एक ही स्पॉन्सर वीज़ा इनविटेशन में, तीनों का अलग अलग फाइल बनाइए, तीनों का 3, जैसे कि मान लीजिए वीज़ा इनविटेशन है 3 प्रिंट करके लाइए। अगर कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो उसका एक फ़ोटोकॉपी अटैच कीजिए, ओरिजिनल भी लेके जाइए वहाँ पे, फ़ोटो जो है वो रीसेंट वाला लगा के जाइए, ये सारा चीज़ कीजिएगा। और अगर आपको कोई लाउंज अपॉइंटमेंट के लिए फोर्स करता है तो आप बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर आपको डिक्लेरेशन साइन करने के लिए बोलता है तो देख लीजिए किस चीज़ का डिक्लेरेशन है। आपका डिक्लेरेशन साइन करने के लिए तभी बोलेगा जब आपका डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हो या फिर एक्सपायर्ड हो, है ना। तो ये सारे कुछ कुछ कारण हो सकते हैं जिसको हम ओवरलुक करते हैं, ग्रांटेड ले लेते हैं, जिसके वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। बाकी वीज़ा फैमिली विजिट वीज़ा का कंसल्टेंसी भी है, आप मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे। परमानेंट फैमिली विजिट वीज़ा का भी एक डेडिकेटेड 11 स्टेप्स वीडियो है, मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन ये बात का ध्यान रखिएगा कि वो हर मंथ रिन्यू होता है। एक बार आपने मेंबरशिप ले लिया तो मंथ होते होते उसको कैंसिल कर लीजिएगा, उस मंथ में ही वो डेटा आप कैप्चर कर लीजिएगा या फिर जो भी करके लिख लीजिएगा। नहीं तो अगर रिन्यू हो गया तो फिर आप मुझे बोलेंगे रिफंड करने के लिए, तो फिर वो पॉसिबल नहीं होता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने वीएफएस में एप्लीकेशन प्रोसेस करा है और आपका वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है
तो आप कमेंट में लिख के बताइएगा क्या कारण है आपका वो रिजेक्शन का, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि भाई ये कारण हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।